हैं राहुल जी के साथ। पर आज सुबह कुछ समय के लिए कुछ पूर्व सैनिक भी मिले राहुल जी से। वो रायपुर से आए थे और वो मिलना चाहते थे राहुल जी से। पूर्व सैनिक की जो मुद्दे हैं, जो चिंताएं हैं, उनके बारे में बातचीत की। और आज हमारे बीच में हमारे प्रवक्ता जो खुद पूर्व सैनिक हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य हैं, विदिशा के हैं, तो वो आपसे पूर्व सैनिकों के बारे में कुछ बातें रखेंगी। और हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे युवा विधायक विवेक वानखेड़े भी हैं, विपिन वानखेड़े भी हैं। वो भी आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये क्षेत्र उन्हीं का है। और आज सुबह हम 14 किलोमीटर चलकर आए हैं और दोपहर को भी हम 14 किलोमीटर चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में अब तक सबसे ज़्यादा दिन हमने 24 किलोमीटर किया है, पर आज हम 28 किलोमीटर चल रहे हैं इस क्षेत्र में। ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड है। और मैं अगर हो सकता है मैं 14 और चलूँ, पर 14 तो मैं आज चल चुका हूँ। पर मैं समझता हूँ मैं 8-10 करूँगा दोपहर को। तो पहली विंग कमांडर अनुमा आपसे पूर्व सैनिकों के बारे में जो 3-4 मुद्दे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बाद में विपिन वानखेड़े जी बात करेंगे। ये माइक काम कर रहा है क्या? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, पूरा बड़ा है या तो इसको हाइट दे दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के इस 86वें दिन आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 3 खास वजहें हैं जिसके कारण ये शुरू हुई थी। पहली ये कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर है वो बढ़ा, तो उसमें हम महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात करते आए हैं। दूसरी बात यह है कि समाज में जिस तरह की नफरतें हैं, और जो तीसरी बात है वो है कि सरकार का बहुत ज़्यादा संस्थाओं पर दखल। तो संस्था में एक आर्म फोर्सेस भी, हमारे देश की सेनाएं भी एक संस्था हैं। और सबसे पहले मैं उस मुद्दे की बात कर लूँ जो युवाओं से जुड़ा है, अग्निपथ स्कीम। जैसे कि सब जगह हम प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही एक प्रयोग आर्म फोर्सेस करती रहती हैं। महिला अधिकारियों का कांग्रेस द्वारा पहली बार 1990 के दशक में लेना भी एक प्रयोग ही था। और सफल होने के बाद ही महिला अधिकारियों को पहली बार परमानेंट कमीशन यानी कि पेंशन की पात्रता 2010 में देना भी यूपीए का ही एक पहल थी। लेकिन इस सरकार ने कुछ अलग तरह के प्रयोग किए। एक किताब स्टार्टअप नेशन जो इजराइल के ऊपर लिखी गई थी, एक अमेरिकन और एक इजराइली ने लिखी, और उसमें क्या था कि जो नैस्डैक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टार्टअप लिस्ट हुए, यानी कि एक सफलता की स्टोरी। तो 70 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल का मॉडल हमारे 135 करोड़ लोगों के देश पर अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे, बिना डिस्कशन के, जैसे बाकी चीजें बिना डिस्कशन के होती हैं। हमें वेटरन्स को ये लगता है कि ये एक खास तरह के लोगों को आर्मी में भर्ती देने का तरीका है जिससे आर्मी और भी कमजोर हो, और केवल उनके लोग, जैसे हिटलर ने एसएस आर्मी को बनाया था, अपने ही लोगों को एंट्री दी थी, उस तरह की कहानी है। क्योंकि इससे सेना का तो नुकसान है ही, क्योंकि सेना जिसको ट्रेन करेगी वो बाहर निकल जाएगा, और युवाओं का ये नुकसान है कि वो किसी योग्य नहीं रहेंगे। बाहर जाके भी उनको वो सम्मान तो मिलेगा नहीं जो एक सैनिक को मिलता है, जो 17, 18, 20 साल नौकरी करके बाहर आता है। तो ये जो चीजें हैं ये सेना को भी नुकसान कर रही हैं, युवाओं को भी नुकसान कर रही हैं। एक खास बात आपको बोलना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपना छद्म राष्ट्रवाद चलाकर जैसे देशभक्ति की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने की कोशिश की है, वो अपने आप में बहुत गलत तरीका है। आप लोगों को बता दूं कि 1947 से 2014 तक हमने 1500 से 1600 तक जहाज खरीदे, क्योंकि मैं एयरफोर्स के प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई अधिकारी रही हूँ। और उसके बाद हमने सिर्फ 36 राफेल खरीदे, जबकि हमारी सेना को 41 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, अभी केवल 29 स्क्वाड्रन है। तो हम कैसे अपने दुश्मन का सामना करेंगे? जब यूपीए की सरकार ने 2012 में राफेल को ट्रिम डाउन किया था, फाइनली हम उसी पर आए थे, तो हम 126 जहाज खरीदना चाहते थे, और उसमें से 108 हमारे देश में बनने वाले थे, जिससे हमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी मिलती। हमारे वो टेक्नोलॉजी हम उसे लेते, हम सच में आत्मनिर्भर बनते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सिर्फ 36 राफेल को प्रचार इस तरह किया, प्रचार पे ही सारा खर्चा कर दिया,
और महंगे राफेल खरीदे। तो ये अपने आप में, और एक ऐसी कंपनी को उसने पार्टनरशिप दी जिसका पूरा मेरा काम रजिस्ट्रेशन का भी था। मैं फर्म्स के रजिस्ट्रेशन का काम करती थी जो कि एविएशन इंडस्ट्री की होती हैं, और अंबानी की कंपनी कभी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उसे उसका एक पार्टनर बनाया। तो ये अपने आप में दूसरी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि सेना को विश्व की चौथी वायुसेना बनाने में कांग्रेस की सरकारों का हाथ था। और अभी जो 36 एयरक्राफ्ट आए हैं उसके बाद फेज आउट भी हुए हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है। इसी भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकार ने 108 मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट का पूरा प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया था। ये मैं आपको 2001 की बात बता रही हूँ। अब आते हैं हम OROP पे, और हमारे जो वेटरन्स आए थे जिन्होंने बात की उनके मुद्दों पर। एक तो कांग्रेस की सरकार ने फरवरी 2014 में OROP का प्रोविजन बजट में कर दिया था। वन रैंक बात कर रहे हैं, जैसे लोग अलग अलग समय में रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन अलग अलग फिक्स होती है, और उससे कई बार ऐसा होता है कि जो 20 साल पहले उसी रैंक में लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन में, और आज के कर्नल और या लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड में या किसी भी रैंक पर रिटायर की उसी रैंक पर बहुत लंबा गैप आ जाता है। तो उसे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में ये है ऑलरेडी, तो उसके बारे में OROP की लड़ाई बहुत लंबी चल रही थी। पहली सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की जिसने वेटरन्स को घसीटा, उनके ऊपर लाठी का प्रहार किया, उन्हें जेल में लेकर गए। मेजर जनरल सतबीर सिंह और उनकी पार्टी, पूरे लोग, उनके सारे टीम के सदस्य उनको लेकर गए थे। तो वन पेंशन 2015 कांग्रेस में अप्रूव किया था, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2015 में उसे खत्म कर दिया, लेकिन एक बार का पेंशन में इंक्रीमेंट दिया और उसको कह दिया कि हमने OROP दे दिया। तो ये हम वेटरन्स के साथ बहुत बड़ा झूठ हुआ है, बहुत बड़ा धोखा है, और आज भी ये केस हमारी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, ECHS कंट्रीब्यूटरी स्कीम होती है हेल्थ की, है इसमें बजट कम कर दिया। तो होता यह है कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो वेटरन्स को बाहर भगा देते हैं, कहते हैं आपका पिछला बिल क्लियर नहीं हुआ है। तो ये एक और चीज है। आप लोग ये भी जानते हैं कि सेना के ही वेटरन्स को पहले LPG गैस एजेंसी, टोल प्लाजा और आवंटन में प्रायोरिटी दी, जो पूरी खत्म हो गई है। और तो और जो उनको कोयले की खदानों से ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी जो उनके पास होता था वो भी खत्म कर दिया है। तो जो मैंने पहले कहा कि देशभक्ति की डीलरशिप चलाने वाले न केवल सैनिकों को, सेवारत सैनिकों को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि वेटरन्स के साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात बता दूं, आपने थोड़े समय पहले आप लोगों ने कवर किया, और मैं आप लोगों को साधुवाद करती हूँ कि जो 10% आरक्षण हमारे पूर्व सैनिकों को पुलिस भर्ती में दिया जाता था, आप सब जानते हैं कि पुलिस भर्ती में इस बार कैसा धोखा हुआ है। और इसी मार्च के महीने में पूर्व सैनिकों ने इसके प्रति प्रदर्शन किया था, और आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद कि आपने उसे कवर किया था। और इसी तरह से जो ये बात करते हैं 10% आवंटन, 10% रिजर्वेशन की, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी, और ये देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। मैं नहीं जानती कि ये संयोग है या प्रयोग, हम नहीं जानते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तभी कारगिल होता है, तभी संसद पर हमला होता है, तभी पुलवामा होता है, तभी पठानकोट होता है, तभी उरी होता है, तभी श्रीनगर में ड्रोन का अटैक होता है। हमारे सैन्य ठिकानों पर लगातार प्रहार, लगातार उनके ऊपर आतंकवादियों के हमले की ये घटनाएं, ये इंटेलिजेंस फेलियर, हम नहीं जानते ये संयोग है या प्रयोग। और इन्हीं विचारों के साथ हम आपको छोड़ते हैं। मेरी बात मैंने समाप्त की, और अब मैं दूसरे जो हमारे विधायक जी हैं उनको दे रही हूँ। विपिन मानखेड़े। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय जयराम रमेश जी के सानिध्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और क्योंकि मैं तो लोकली हूँ तो हम लोगों की चर्चा लगातार होते रहती है, लेकिन आप सभी लोग तो सारी शिकायतें आप पर आएंगी लेकिन मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगा आगरा जिले से। आप सभी लोगों को मालूम है 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में किसानों को भारी फायदा मिला। किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ,
किसानों को मुआवजा मिला, बिजली के बिल कम आए, फसल का दाम अच्छा मिला, दूध का दाम अच्छा मिला, गांव-गांव में गौशालाएं मिली। ऐसे अनेकों लाभ जब 15 महीने की कांग्रेसी सरकार थी तब हमारे ज़िले को, आगर ज़िले को मिले। आप सभी लोग जानते हैं आगर ज़िला 2013 में बना, काफ़ी पिछड़ा हुआ ज़िला था। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में जितना विकास को गति देने का प्रयास 15 महीनों में किया गया, लेकिन जैसे ही 15 महीने की सरकार गिरी वैसे ही गौशालाओं का काम रोक दिया गया। जो 11 बिजली के ग्रिड हमारे ज़िले में बने उन्हें प्रारंभ नहीं किया गया। कई सारे विकास कार्य जो स्वीकृत हो चुके थे, चाहे वो सड़क के हों, तालाब के हों, डैम के हों, उन्हें रोक दिया गया। किसानों का, जिन किसानों की कर्जा माफ़ी हो चुकी थी किंतु कुछ कागजी कार्रवाई के कारण उनकी कर्जा माफ़ी रह भी गई थी, उन लोगों को प्रताड़ित किया गया। ऐसी अनेकों बातें हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी तब से किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा। बिजली फिर से महंगी हो गई, दूध का भाव कम हो गया, फसल का भाव कम हो गया, यूरिया की परेशानी हो रही है। ऐसे तमाम प्रकार की परेशानी है जो आप सब लोग भी रोज़ अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लेकर जाते हैं। मैं उसके लिए आप सब लोग को साधुवाद भी अर्पित करता हूं। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है कांग्रेस की सरकार ने जो किसानों के लिए किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों से छीना, जिसका अंतर हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के हालात भी आप सभी लोगों को मालूम है। आज मध्य प्रदेश के युवा से लेके, बुजुर्ग से लेके, माता बहनों से लेके किसान तक हर वर्ग परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, प्रताड़ित है। इसकी लड़ाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हम सब लोगों को, कांग्रेस के लोगों को कामयाबी मिलेगी। मेरी कुछ विशेष चर्चा है नहीं, तो मैं आदरणीय जयराम रमेश जी से अनुरोध करूंगा कि जयराम रमेश जी आप लोगों को संबोधित करें। ओके, हाँ, सब सवाल इन्हीं से है। शिकायत खाने के बारे में, ठहरने के बारे में, सारे यहाँ विधायक के बारे में और मध्य प्रदेश के यहाँ हमारे जॉइंट प्रभारी भी हैं, हमारे शोभा ओझा हैं। सर, आपके सवाल के जवाब मैंने सुबह दे दिया है। सर, और क्या नया सवाल है? कॉमन सिविल कोड की बात एक बार फिर उठी है सर। मध्य प्रदेश में ये अलग से बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछिए, कॉमन सिविल कोड के बारे में मैं अलग से बात करूंगा। पर ये एक ही चीज़ कहूंगा, 2018 में मोदी सरकार से जो नियुक्त किया गया था लॉ कमीशन, जस्टिस BS चौहान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस थे, और उनके अध्यक्षता में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की मोदी सरकार को। उस रिपोर्ट को दबाया गया। मैंने उस रिपोर्ट का जिक्र किया पार्लियामेंट में और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने करीब 250 पेज का वो एक रिपोर्ट है, अभी गूगल में आप करेंगे तो अभी उपलब्ध होगा। आपको कॉपी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो 2018 में लॉ कमीशन ने ये कहा था। चुनाव आ गया, गुजरात के चुनाव आए, हिमाचल के चुनाव के वक्त पर यही मुद्दा उठाते हैं जो ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। इससे अलावा और कुछ नहीं। भारत जोड़ो को सर इवेंट बता रही है भाजपा। भारत जोड़ो मोमेंट है, इवेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, 5 फरवरी 2017 लाल कृष्ण आडवाणी अपने इलेक्शन नॉमिनेशन के लिए गए थे गांधीनगर में और उन्होंने एक बयान दिया 5 फरवरी 2017। किसी ने पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने पूछा क्या नरेंद्र मोदी आपके चेले हैं? तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मेरे चेले नहीं हैं, वो मेरे शागिर्द नहीं हैं, पर वो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं। तो जो इवेंट मैनेज करते हैं बहुत कुशलता से, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम इवेंट चला रहे हैं।
हम ये इवेंट नहीं है, ये मोमेंट है। हमारे भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये परिवर्तनकारी क्षण है। ये इवेंट नहीं है। इवेंट कभी 140 दिन तक नहीं चलता। इवेंट चलता है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए। 140 दिन के लिए 12 राज्यों में रोज 24 किलोमीटर चलना, ये कोई इवेंट नहीं है। चलकर दिखाएं, गृहमंत्री चलकर दिखाएं, प्रधानमंत्री चलकर दिखाएं। हो गया यार। एक पत्रकार एक सवाल, वन नेशन वन टैक्स। अब भारत जोड़ो यात्रा से अरुण यादव की दूरी क्यों है? हाँ, चल ही रहे साथ, रोज चल रहे हैं। कौन कौन? स्वरा भास्कर जिस तरीके से जुड़ी है, बीजेपी ने आरोप नहीं, लगाया रोज है। कोई ना कोई अभिनेता अभिनेत्री आते हैं। कोई आज पूर्व सैनिक आए थे, पहले और कोई टीवी एक्टर आए थे, फिल्म एक्टर आए थे, जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आए हैं। तो अलग अलग लोग आते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता भी आए हैं हमारे भारत जोड़ो यात्रा में। हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देती स्वरा भास्कर, वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही है। वो आए हैं, राहुल जी ने कहा है सबका स्वागत है। आरएसएस के कार्यकर्ता आए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर। मोहन भागवत जी किन किन से मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दत्तात्रेय होसबड़े जो आरएसएस के नंबर 2 हैं, उन्होंने क्या कहा है आर्थिक विषमताओं के बारे में, जो मैं कह रहा हूँ, जो राहुल जी कह रहे हैं। नितिन गडकरी ने क्या कहा है बेरोजगारी पर। और सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव ने क्या कहा है राहुल जी के बारे में। हालांकि वो महिलाओं के बारे में कुछ गलत चीजें वो बोलते हैं, पर राहुल जी के बारे में उन्होंने गलती से सही चीज बता दी। तो ये लोग आते हैं, सबका स्वागत है। मेधा पटकर आई थी, सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं। जो आए हैं मोदी के आलोचक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, जो त्रिशंकु हैं, जो ना कांग्रेस से कुछ लेना है ना देना है, पर वो चलना चाहते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। और आज पहली बार पूर्व सैनिक आए हैं, ये महत्वपूर्ण है। सर, केंद्र सरकार की जो माइनॉरिटी कमीशन, अरे यार, इन दोनों से पूछो ना, स्कॉलरशिप केंद्र का मामला है सर। इन दोनों से पूछो ना। नहीं, गुजरात के बारे, देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है। और कोई सवाल है ऑफलाइन पूछिएगा आप, ठीक है? थैंक यू।